कालू कौवा और बिजली कौवी बहुत खुश थे। इस साल भी उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। देखा बिजली, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, ये तो है ही। हर साल आपकी फसल अच्छी ही होती है। हाँ, हर साल तो अच्छी होती ही है। चलो अब घर चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कालू और बिजली घर वापस आते हैं। बिजली कालू को खाना परोसती है और फिर बातें करने लगती है। अजी, इस बार जो फसल बेचोगे तो मुझे एक सोने का कंगन दे देना। अरे बिजली, सोने का कंगन हाँ हो जाएगा, क्योंकि फसल तो बहुत ज्यादा है। पर हाँ, अभी तो हमारे घर में खाने के दाने भी नहीं हैं। अजी, हर साल तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब फसल कट जाती है एक बार तो फिर घर अनाज से भर जाता है। हाँ, वो तो है। तभी तो आपसे जंगल के पंछी जलते हैं। अरे वो समझते नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ, उन्हें मेरी फसल दिखती है, मेरी मेहनत नहीं दिखती है। वो भी अगर मेहनत करेंगे तो उनके भी खेतों में अच्छी फसल होगी, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते ना। अच्छा अच्छा, खाओ खाओ। अरे पापड़, बिजली तुमने बहुत अच्छे पापड़ बनाए हैं। ये पापड़ खाकर तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। तुम्हारे पापड़ों का स्वाद बहुत अच्छा है बिजली। दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू और बिजली जगते हैं, फिर खेतों पर जाते हैं। अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, मुझे लगता है आपको कटाई कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं कल ही कटाई कर लूँगा। तुम अब घर जाओ, खाने पीने की व्यवस्था करो। मैं यहाँ पर कटाई का प्रबंध करता हूँ और मजदूर पंछियों को जमा करना होगा ना। अकेले मेरे से इतने बड़े खेत की कटाई थोड़ी होगी। हाँ, मैं जा रही हूँ, दोपहर का खाना खाने आ जाना आप। हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा। बिजली ने ढेर सारा खाना बनाया। वो इंतजार कर रही थी, लेकिन कालू दोपहर में नहीं आया। कालू आया शाम में। अजी, बड़ा देर कर दिया आपने। मैं तो दोपहर में इंतजार कर रही थी, आपने आते आते शाम कर दिया। अरे बिजली, वो बात नहीं है, आखिर मजदूरों को जुगाड़ करना था ना। देखती नहीं हो किस तरीके के मौसम बदलते रहते हैं। जितनी जल्दी कटाई कर लूँगा उतना ही अच्छा होगा, कहीं बाद में कोई मुसीबत ना हो जाए। अजी, शुभ शुभ बोलो, कोई मुसीबत नहीं होगी। अच्छा, आप खाना खा लो। दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर बिजली और कालू सोने चले जाते हैं। भैरव कौवा और नकटू उल्लू दोनों कालू कौवे की फसल देख देख कर जलते रहते हैं। अरे देखा नकटू, हैं कितना बढ़िया फसल हुआ है इस साले की। साला हर साल ढेर सारी फसल ले जाता है। अरे हाँ रे भैरव, मैं भी तो सोच सोच कर थक गया हूँ, इसकी ही फसल क्यों होती है हर साल अच्छी। चल अब क्या करना है, हे भगवान, ओले ओले बरसा दो, इसकी फसल को खराब कर दो। अरे चल, तेरे कहने से ऐसा कुछ थोड़ी होगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कालू और बिजली रात में सोते हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। अगले दिन सुबह जब बिजली जगती है, अजी देखो देखो, ये क्या हो गया। अरे बिजली जग गई, सुबह हो गया क्या? अजी बाहर तो आओ, देखो तो क्या हाल हो गया है। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही है? कालू बाहर आता है तो देखता है बारिश हो रही है, और वो भी घनघोर बारिश। कालू खेतों की तरफ भागता है तो वहाँ देखता है पूरी फसल खराब हो चुकी है। फसल पानी में डूब रही है। अरे ये क्या हो गया? वापस आता है कालू। अरे भाग्यवान, हम तो बर्बाद हो गए।
अजी क्या हुआ? क्या हमारी फसल नहीं बची? नहीं, हमारी फसल नहीं बची बिजली। अब क्या होगा? ये साल अनाज तो घर में खत्म हो चुके हैं। अरे तुम परेशान मत हो बिजली। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे बिजली, तुम परेशान मत हो। अगले दिन बिजली खाना परोसती है और पापड़ देती है। अरे बिजली, एक बात बोलूं? हाँ जी बोलो। ये पापड़ तो तुम हर साल ज्यादा बनाती थी ना? साल भर का पापड़ बनाती थी ना? हाँ, पापड़ तो मैं साल भर का ही बनाती हूँ। मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए पापड़ मैं बना कर ही रखती हूँ। ऐसा करो ना, अब मैं सब्जियाँ बेचने निकल जाता हूँ और तुम ऐसा करो, कुछ और पापड़ बना लो। अजी ये क्या कह रहे हो? पापड़ बनाने के लिए सामान लगेगा। एक बात कहूँ बिजली, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना, उसे बेच दो बिजली। ये क्या कह रहे हो? वो गहने ही है बस, और हमारे पास कुछ नहीं है। आप ये नया धंधा शुरू कर रहे हो और अगर ये नहीं चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास अपनी जीवन की सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। अरे बिजली देखो, अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो वैसे भी खाने के लाले पड़ेंगे और तब हमें ये गहने बेचने पड़ेंगे। अगर अभी करते हैं तो हमारे पास कम से कम 1 महीने के खाने के जुगाड़ है। 1 महीने में अगर हमारा धंधा चल गया तो फिर ऐसे गहने बहुत आ जाएंगे। ठीक है, तुम अगर कहते हो तो ये लो, पर मुझे नहीं पता। कालू उन गहनों को ले जाकर सोनार को बेच देता है और पैसे लेकर पापड़ के सामान ला देता है। बिजली कौवी पापड़ तैयार करती है और उधर कालू कौवा कुछ सब्जियां बाजार में बेचने लगता है। नकटू और भैरव ये देखकर बेहद खुश थे। अरे लगता है तेरी भगवान ने सुन ली। हाँ, मुझे भी लगता है। मजा आ गया नकटू। हाँ, मुझे भी मजा आ गया भैरव। अब घर वापस आता है कालू और बिजली को कहता है, बिजली क्या तुम्हारे पापड़ तैयार हो गए हैं? हाँ, मेरे पापड़ तैयार हो गए हैं। ये लो, पैकेट में करके मैंने टोकरी में सजा दिया है। आप इसे आराम से ले लो। टोकरी लेकर कालू कौवा गांव में घूमने लगा। पापड़ ले लो पापड़, जो न खाए वो पछताए। पापड़ ले लो पापड़, स्वादिष्ट पापड़, आज से पहले नहीं खाया होगा ऐसा पापड़। टुनटुनी बाहर निकलती है। अरे कालू भैया, ये पापड़ बेच रहे हो आप? हाँ टुनटुनी बहन, लो ना, 2 पैकेट ले लो। अरे भैया, अच्छा मुझे 1 पैकेट दे दो, पहले मैं चखूंगी, फिर अगर अच्छे लगे तो जरूर लूंगी। हाँ टुनटुनी बहन, 1 पैकेट तुम ये मुफ्त में लो। अरे नहीं भैया, आपकी फसल बर्बाद हो गई है, मैं जानती हूँ, मैं मुफ्त में नहीं लूंगी। टुनटुनी ने पापड़ को फाड़ कर खाया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है कालू भैया। अरे होंगे क्यों नहीं टुनटुनी बहन, ये बिजली ने बनाए हैं। हाँ, इसीलिए तो बोलूं। मुझे ऐसा करो, 10 आप और दे दो। हाँ, ये लो बहन। कितने हो गए? 200 रुपए हो गए टुनटुनी बहन। अभी आई मैं पैसे लेकर। देखते ही देखते कालू के पापड़ बिकने लगे। अरे ओ कलमुहे, मुझे पापड़ नहीं देगा? अरे मीनू मौसी, तुम्हें पापड़ दिए बगैर क्या जा सकता हूँ? मुझे जिंदा रहना है कि नहीं, वरना मेरे कान से खून निकल आएंगे, तुम जैसी बातें करती हो। अरे हाँ कलमुहे, मुझे पता था, दे मेरे पापड़। ये लो मौसी। अरे 1 पैकेट? मुझे 30 पैकेट चाहिए। अरे मौसी, सिर्फ 20 बचे हैं और मुफ्त में 20 के 20 मत लो मौसी, मुझे कंगाल मत करो। अरे चुप कर कलमुहे, मुफ्त में नहीं लूंगी, मुझे पता है तेरी फसल खराब हो गई है, पैसे दूंगी पैसे। मीनू मौसी ने पैसे दे दिए और सारे पापड़ बिक गए। कालू घर पहुंचा,
बिजली ने कहा, अजी क्या हुआ? नहीं बिके ना मेरे पापड़? देखा तुमने, मेरे गहने भी बिकवा दिए, मेरे हाथों से सब कुछ चला गया। अरे बिजली रानी, पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। कल तुम पापड़ और बनाना, मुनाफा भी अच्छा खासा हुआ है। अगले दिन फिर बिजली बनाती है पापड़ और कालू कौवा दूसरे जंगल में जाकर भी बेचता है। कालू के सारे पापड़ बिक जाते हैं। कालू घर वापस आता है, लेकिन कालू बहुत थका हुआ था और जाते ही बिना कुछ खाए सो जाता है। क्या हो गया? आप तो बहुत थक गए हैं। हाँ बिजली, आज जंगल के दूसरी छोर तक चला गया था। बहुत ज्यादा दूर है वो। अच्छा ही वक्त लग गया। नहीं खाऊंगा, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। और वो सो जाता है। अगले दिन उसे बुखार था। देखो, ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने वैद्य जी को बुलाया है। अरे कालू, क्या हो गया तुझे? तेरे पापड़ कैसे मिलेंगे अब? वैद्य जी दवा देकर चले जाते हैं। लाओ बिजली, टोकरी दो, लेकर जाता हूँ पापड़ बेचने। ऐसे काम नहीं चलेगा और इस तरीके से मैं काम ही नहीं करने दूंगी। ऐसा करते हैं, हम एक ढाबा खोलते हैं। अब हमारे पास कुछ पैसे हो चुके हैं। हम उस ढाबे में खाने पीने की चीजों के साथ पापड़ भी रखेंगे और पापड़ी चाट भी रखेंगे। पापड़ी चाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी और हमारा ढाबा भी ठीक चलेगा। तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जिसे लेना होगा वो हमारे ढाबे पे आएगा। हाँ बिजली, ये तुमने ठीक कहा। अब 1-2 दिन में मैं ठीक होता हूँ तो यही काम मैं शुरू करूँगा। आखिरकार 1-2 दिन के बाद कालू और बिजली ने एक ढाबा शुरू कर दिया। अब ढाबे को देखकर नकटू और भैरव बहुत ज्यादा दुखी थे। अरे देख साला, ये कुछ भी करता है, किस्मत इसे ही साथ देती है। हाँ रे, मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब तो सोचना ही छोड़ दिया है। छोड़, अब हमारी किस्मत हमारी है और उसकी किस्मत उसकी है। ऊपर वाला उसी की तरफ ध्यान देता है, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता है। तभी वहाँ पर मीनू मौसी पहुँच जाती है। ध्यान नहीं देता है। कभी मेहनत किया है, कभी जगा है रात को। देखा है तुम दोनों ने, दोनों कैसे काम करते हैं। कालू और बिजली ढाबा पर मिलकर काम करते हैं। तेरी बहुएं तो मटक मटक कर चलती रहती है। हाँ, जिंदगी भर यही करता रहेगा, दूसरों को देखेगा और जलेगा भुनेगा। चल हट परे, मुझे ढाबा में खाने दे पापड़ी चाट। मैंने सुना है पापड़ी चाट बहुत अच्छा है ये ढाबे का। मीनू मौसी वहाँ से निकलकर पहुँचती है ढाबे पे। अरे आओ आओ मीनू मौसी, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे मेरे पापड़ी चाट खाए बगैर तुम्हारा ढाबा कैसे चलेगा? हाँ मौसी, ये बात तो सही है। ये लो, फ्री में खाओ और तुम रोज आओ, फ्री में 1 प्लेट पापड़ी चाट खा कर जाओ। क्यों बिजली? हाँ मौसी, बिल्कुल भी। अरे चुप कर, मुझे क्या भिखमंगा समझा है? मैं वैसी नहीं हूँ। पैसे दूंगी, पैसे। ये ले अपने 20 रुपए पापड़ी चाट के, 1 प्लेट दे मुझे और मैं रोज आऊंगी। अरे हाँ मौसी, रोज आना। अब कालू और बिजली का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा था। अरे निकल तू मेरे घर से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मेरा बेटा गया, तू भी जा। एक तो उसने एक कौवी से शादी कर ली और 2 कौवी बच्चे पैदा कर दिए, वो भी लड़कियाँ। लड़कियों को लेकर मैं क्या करूँगी? मेरा वंश नहीं बढ़ेगा। मेरा बेटा गया, अब तू भी जा यहाँ से, निकल मेरे घर से। मीनू मौसी अपनी बहू बिजली कौवी को उनके 2 बच्चियों के साथ निकाल देती है। दोनों बच्चियों को लेकर बिजली जंगल में भटकने लगती है। जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ, माँ भूख लगी है। माँ, हाँ
बेटी, लेकिन अभी हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा बिटिया, तू थोड़ा इंतजार कर। बड़ी बेटी को तो किसी तरीके से समझा देती है, लेकिन छोटी बेटी बहुत उतावली हो जाती है। नहीं माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अभी सामने से वो टीकू बत्तख को आते देखती है और उसके पास चली जाती है। सेठ जी, मेरी बच्चियों को भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, ऊपर वाले के नाम पर कुछ पैसे दे दो। अरे पैसे मांगने आ गई है, चल हट उधर। सुबह सुबह चली आती है, ऐसे लोग भीख मंगे कहीं के। भला बुरा कह के टीकू आगे निकल जाता है। गौरी बिजली की बड़ी बेटी कहती है, माँ तुम किसी से ऐसे मत मांगा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम परेशान मत हो माँ, तुम भीख मत मांगो माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बिटिया, अभी मैं कहाँ से खाना लाऊंगी, हमें किसी न किसी से तो मांगना ही होगा। चल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तीनों आगे आगे चल रहे थे, तभी एक ढाबे से आवाज आती है, अरे ओ इधर आओ, इधर आओ, इधर खाना मिलेगा, खाना आ जाओ इधर। तीनों माँ बेटी उस ढाबे में पहुँच जाती हैं और ढाबे का मालिक बूढ़ा बाज उन्हें खाना देता है। तीनों जल्दी जल्दी खाना खाती हैं, भर पेट खाना खाती हैं और उसके बाद बूढ़ा बाज आता है। अच्छा चलो भाई, 3 प्लेट हो गए, 3 प्लेट के पैसे निकालो, 120 रुपए हुए। पैसे? मेरे पास पैसे तो नहीं है, मुझे मेरी सास ने निकाल दिया है। मेरे पति के मृत्यु के बाद मेरे 2 बच्चे हैं। अरे तुम जैसे बहुत देखे, किसी तीसरे चौथे के बच्चे को उठाकर भीख मांगने वाली। ऐसा मत करो, मुझे मेरे पैसे दो। बाबा, मेरे पास सचमुच में पैसे नहीं है बाबा। अरे ये क्या मुसीबत है, पैसे दे दो। नहीं, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है बाबा, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। अरे सुनो, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और घर भी नहीं है तो यहीं पे रह लो, लेकिन ढाबे का सारा काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं सारा काम कर दूंगी। बदले में मैं सिर्फ खाने को दे सकता हूँ और रहने को, और वेतन कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी बेटियों को खाने को मिल जाए, मुझे भी खाने को मिल जाए, बस इतना ही। ठीक है, तो फिर काम पे लग जाओ। बाबा ने उन्हें ढाबे पर काम करने और रहने के लिए जगह दे दिया था। बाबा ने धीरे धीरे देखा तो उन्हें उनकी बातों में सच्चाई लगने लगी। एक दिन बाबा ने बिजली से कहा, अरे देखो बिटिया, मेरे बच्चों ने भी मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। किसी तरीके से मैंने ये ढाबा शुरू किया। तुम तीनों का दुख देखकर मेरा दिल पसीज गया और इसीलिए मैंने तुम्हें इस ढाबे में रहने दिया। बिटिया, इसके अच्छे से ध्यान रखना। तभी एक पत्थर कहीं से लगता है और बाज वहीं पे गिर जाता है। बिजली दौड़ी दौड़ी बाज को लेकर पहुंचती है वैद्य जी के पास। वैद्य जी देखिए, बाबा को चोट लगी है। अरे मैं अभी इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। वैद्य जी उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। अरे इसे तो होश में आने में वक्त लगेगा, इसे ले जाओ। बिजली बाज बाबा को उठाकर घर ले आती है और उनकी सेवा करती है और वहीं ढाबा भी चला रही होती है। एक दिन बाबा को होश आ जाता है। अरे बिजली, कैसी हो? बाबा, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरे ढाबे का क्या हुआ? अरे बाबा, आप परेशान मत हो, आपका ढाबा अच्छे से चल रहा है। आप जब तक बीमार थे मैंने उस ढाबे को चलाया है और मैंने सारे पैसे रख दिए हैं, आप सारे ले लेना, एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिलेगा। अरे बिटिया, मैं जानता हूँ तू बहुत ईमानदार है, तू हेर फेर नहीं करेगी बिटिया। बाबा घर वापस आ जाते हैं और बहुत दिनों तक ढाबा ठीक से ही चलने लगता है। लेकिन एक दिन बाबा सोए हुए होते हैं। बाबा उठो, जाना नहीं है क्या ढाबा? बाबा की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। बाबा उठो भी, ढाबा नहीं चलोगे क्या? लेकिन बाबा की
जब कई बार आवाज लगाने के बाद जवाब नहीं आता है तो बिजली जाकर देखती है। बाबा तो मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले बाबा ने अपना ढाबा बिजली और बिजली की बच्चियों के नाम कर दिया था। अब बाबा के मरने के बाद बिजली ही ढाबा संभालने लगी और ढाबा चलाने लगी। धीरे धीरे बिजली की दोनों बच्चियां भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन बिजली किसी काम से ढाबे से निकली। अरे गौरी, जरा ढाबा देखना, मैं आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं देख लूंगी। ठीक है, थोड़ा मुन्नी का भी ध्यान रखना। हाँ, मैं मुन्नी का भी ध्यान रख लूंगी। और बिजली वहाँ से जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती है। अरे, मैं बहुत भूखी हूँ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। गौरी फिर पूछती है, अरे आपको क्या खाना है? बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको खाने को देती हूँ। गौरी उन्हें खाना देती है। तभी वहाँ पर काम से वापस आ जाती है बिजली, और बिजली उस नीली चिड़िया को देखते ही पहचान जाती है। ये तो मीनू थी। अरे माँ जी, आप यहाँ? अरे बिटिया, तू यहाँ? मैं तो इस ढाबे की मालकिन हूँ। अरे बिटिया, माफ कर दे मुझे माफ कर दे। तेरी बेटी ने नहीं जानते हुए भी मुझे खाना खिलाया। अरे आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपने तो हमें घर से निकाल दिया, फिर आप बड़े ऐश से रह रही होंगी। आपको माफी की क्या जरूरत? अरे नहीं बिटिया, तेरे जाने के बाद पड़ोसियों ने मेरी जमीन जायदाद हड़प ली। मुझे अकेला पाकर उन्होंने मुझसे सारा कुछ छीन लिया और आज मैं सड़क पर भीख मांग रही हूँ। बिटिया, मुझे अपने ढाबे पे रख ले, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप रुक जाओ, लेकिन आपको इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो आपको बेसहारा छोड़ दूँ। आप मेरे घर में रह सकती हैं। माँ, दादी ने एक समय हमें निकाल कर बाहर फेंक दिया था, फिर भी इन्हें जगह दोगी? हाँ, ये तुम्हारी दादी है और तुम लोग इनसे इस तरीके से बात नहीं करो, ये तो हमारे साथ ही रहेंगी। अब मीनू मौसी भी अपनी बहू के साथ ही रहने लगी थी। ढाबे में वो हाथ बटाती थी और फिर वो चारों सुखी से रहने लगे। जंगल में बिजली का ढाबा भी बहुत प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से पंछी आते थे और ढाबे का खाना खाकर बड़ाई करते थे। अरे वाह, बिजली के खाने की तो कोई बात ही नहीं है। देखना, ये किसी दिन बड़े होटल खोल लेगी, इसके पास जरूर पैसे आ जाएंगे। धीरे धीरे बिजली का कारोबार फैलने लगता है और अब बिजली को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी।